Okay, students, once again, welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. So, students, as you know that already we have finished first chapter, that is force and pressure. फोर्स एंड प्रेशर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग उसका थ्योरी पार्ट देखे और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उस चैप्टर का हम लोगों ने देखा। तो सबसे पहले जो बच्चे नए हैं जो आज इस क्लास में जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एट फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करेंगे सो दैट वेन एवर आई विल मेक द वीडियो एट फर्स्ट नोटिफिकेशन विल बी रिसीव्ड बाय यू। आप सबसे पहले नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे। और दूसरी चीज़, जो बच्चे हमारी पहली चैप्टर को नहीं देखे हैं फोर्स एंड प्रेशर को, तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको वहाँ पे सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे एक जगह पे कलेक्शन। तो सारी वीडियोज़ को आप वहाँ पे जाकर के फोर्स और प्रेशर को आप चैप्टर का नोट्स बनाएंगे ताकि आपको चैप्टर छूटे नहीं और आपका पढ़ाई अच्छे तरीके से चलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर फ्रिक्शन। टुडे विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज फ्रिक्शन। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में थोड़ा मोड़ा देखे हैं, बट इन दिस चैप्टर वी विल सी इट इन डिटेल्स। हम लोग पूरे डिटेल्स में इस चैप्टर को देखेंगे इस वीडियोस में। तो ये फर्स्ट वीडियो है, तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। जो अंगूठे का निशान है उस पे प्रेस करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हमको खुशी हो कि हाँ, मैंने जो कुछ भी पढ़ा रहा है आपको अच्छा लग रहा है और आप उस चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे ताकि वीडियो को पॉज करते हुए रोकते हुए आप नोट्स भी बनाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं वीडियो में साथ ही साथ PDF भी प्रोवाइड करता जाता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी तरह का परेशानी ना हो। तो गाइस, यू सिट विद अ पेन एंड पेन कॉपी सो दैट यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो। ओके गाइस, तो हम लोग देखते हैं आज फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन एक चैप्टर है, अलग ही चैप्टर है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रिक्शन, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो इट इज अपोजिट फोर्स, इट इज अपोजिंग फोर्स विच अपोज द मोशन। क्या करता है? जो मोशन को अपोज करता है। मतलब किसी चीजें, जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हम लोग जैसे फुटबॉल को किक करते हैं, उसको मारते हैं पैर से, तो फाइनली वो जीत कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट सो, हाउ इट हैपेंस। आखिर वो फुटबॉल रुकता है तो उसे कौन रोकता है? कुछ फोर्स तो लगता होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसके कारण वो रुकता होगा, तो उसे कौन रोकता है? तो वो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो सरफेस कॉन्टैक्ट होता है वहां पे लगती है। जैसे फुटबॉल जब रोल कर रहा है, जब हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, तो फुटबॉल और जमीन के सतह के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में लगता है और जिसके कारण उसी को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और जिसके कारण फुटबॉल जो है आफ्टर सम टाइम वो आपको इट कम्स इन रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाता है। तो इसी चीज को हम लोग चलते हैं बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और आप लोग नोट्स भी बनाते जाएंगे। चलते हैं, ओके? सो बी रेडी। ओके स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं? सो द एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए यहां पे बहुत सारे टर्म यूज हुआ है। सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, वो हमारे और आपके द्वारा नहीं लगाया जा रहा है, वो सरफेस के द्वारा लगाया जा रहा है। तो एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है, वो क्या, उसका काम क्या है? विच अपोज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किसे कहेंगे हम लोग देखेंगे, अभी आप इतना समझिए। विच अपोज मोशन, जो मोशन को अपोज करे, जो मोशन को रोके। जैसे एक और मैं उदाहरण देता हूं, हम लोग एग्जांपल इसका लेते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज है, हम लोग चलते हैं, तो हमारा जो पैर है, पैर का जो हमारा नीचे का वो जो सतह है, पैर का जो सबसे निचला हिस्सा जो है, जो जमीन पे टच कर रहा है पैर का, वो स्लिप नहीं करता है। आप देखते हैं वो पृथ्वी पे रखते हैं तो स्लिप नहीं करता है, वो बॉडी पे क्या करता है? अपना पकड़ बना के रखता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? वो स्लिप क्यों नहीं करता? आखिर क्यों पकड़ बना के रखता है? क्यों? अगर वो स्लिप कर जाता तो बॉडी मोशन में आ जाती, लेकिन मोशन में आने दे रहा है क्या? नहीं आने दे रहा, वो नहीं आ रहा है। किसके कारण नहीं आ रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स जो पृथ्वी के सतह के द्वारा हमारे पैरों में लग रही है। तो ये कहां पे एग्जिस्ट होता है? बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जहां पे दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हो। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल
फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बोथ द बॉडीज। अभी जो मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा कहां पे एक्ट करता है, इन द कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेसेस ऑफ बोथ द बॉडीज। दो बॉडी का सरफेस जो कॉन्टैक्ट होगा वहां पे। आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये एक मास है, ये क्या है, एक मास है, बॉडी है, इसमें इस सतह पे रखा हुआ है, क्या इस सतह पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस सतह पे रखा हुआ है। हम इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लिखा हुआ है, इस बॉडी पे हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दिस बॉडी डज नॉट मूव, ये बॉडी हमारा मूव नहीं कर पा रहा है। हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी तब भी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। आखिर क्यों ये मूव नहीं कर रहा है? कुछ तो फोर्स इस डायरेक्शन में, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जो है इस पे फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम लोग फोर्स। अगर ये बॉडी इधर नहीं बढ़ रहा है, मतलब ऑटोमेटिक हम लोग को समझना है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट इधर आगे की तरफ नहीं जा रहा है। तो इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है? इधर से लग रहा है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। आप देख सकते हैं कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां पे लिखा हुआ है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। कहां पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है? तो ये जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है इस बॉडी का और इस जमीन का, ये जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है यहां पे लग रहा है, और उसी को ये डायरेक्शन में एक अपोजिट फोर्स लग रहा है इस, और जो आपको मोशन को रोक रहा है, विच अपोज द मोशन। आप देख रहे हैं ना, हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि मूव नहीं करेगा, जब इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स हम लगा देंगे, अगर ये 50 न्यूटन में 50 न्यूटन का फोर्स हम इसमें लगा रहे हैं, इस बॉडी पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं 50 न्यूटन का फोर्स लगाए, इस पे लगाइए, मूव नहीं किया, मतलब 100% है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स जो इधर से लग रहा है वो 50 न्यूटन से ज्यादा होगा, तभी ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन का है। आपको पता होगा फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स 60 न्यूटन का है, और जैसे ही हम लोग इस पे 61 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, मूव करना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स हमने लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं कि एक अपोजिंग फोर्स है, एक अपोजिट फोर्स है विच अपोज द मोशन। क्या करता है? जो मोशन को अपोज करता है, बॉडी को मोशन में नहीं आने देता है। तो आप इस सारे नोट्स को बना लेंगे, ये डायग्राम को भी बना लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मूव करते हैं। रिलेटिव मोशन, जो आपको वहां देखा था कि विच अपोज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन कहते किसको हैं? सबसे पहले इस चीज को जानने की कोशिश करिए। व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में मूव कर रहा है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, यहां पे एक बिल्डिंग है और यहां पे एक कार है, ये आपका कार है, ये बॉडी मूव कर रहा है। अभी मान लेते हैं कि बिल्डिंग से ये 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर ये चल रहा है, अगर जब ये कार अपना यहां पे आ जाएगा, ये कार यहां पे आ जाएगा, तब दूरी कितना हो गया, मान लेते हैं 10 किलोमीटर। तो इस बॉडी के रिलेटिव में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, तो इस तरह का मोशन जो कि एक दूसरे बॉडी के रिलेटिव में मूव करे, कि इस बॉडी से पहले 1 किलोमीटर से आप 10 किलोमीटर से हो गया, मतलब हम एक दूसरे बॉडी को दूसरे बॉडी के कंपेयर करते हुए ये देखेंगे कि बॉडी कितना मूव कर रहा है, तो उस तरह को मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। दैट मोशन इज नोन एज रिलेटिव मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया रिलेटिव मोशन। आप देख सकते हैं यहां पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के माध्यम से अभी आप समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट ए है जो 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट बी है जो 28 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो ये ए बी दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन में है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए है जो रेस्ट पोजिशन में है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जो स्पीड आपका मोशन में है। तो ये बॉडी इसके रिलेटिव में है, इसी तरह से ये बॉडी इसके रिलेटिव में है। तो ये आपका रिलेटिव मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका रिलेटिव मोशन कहलाता है। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं दूसरे बॉडी से रिलेट करवा करके, जैसे मैंने अभी वो बिल्डिंग और कार का एग्जांपल दिया, तो रिलेटिव मोशन किसे कहता है? विच वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू द अनदर, इट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। ओके स्टूडेंट्स,
अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। वाई फ्रिक्शन, आखिर फ्रिक्शन क्यों लगता है, आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए फ्रिक्शन हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना हम चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना कोई किसी चीजों को लिख पाएंगे। क्योंकि हम अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बोर्ड में लिखेंगे तो पेन स्लिप कर जाएगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चलेंगे तो पैर स्लिप कर जाएगा, गाड़ी नहीं चल पाएगी, ट्रक नहीं चल पाएगा, ट्रेन नहीं चल पाएगा, कुछ भी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीजें स्लिप कर जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट मोशन नहीं होगा, कोई फोर्स अपोज करने वाला नहीं होगा, तो बॉडी हमेशा मोशन में ही रहेगा, हमेशा मोशन में रहेगा, रुकने का नाम नहीं लेगा। अगर हम फुटबॉल को मार के छोड़ देंगे, अगर यहाँ पे खोपा में मारेंगे तो वो आंध्रा ठाड़ी से आगे चला जाएगा, नेपाल चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, यू नो। सो दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप बिकॉज देयर इज नो एनी फ्रिक्शनल फोर्स। तो अपने लाइफ में फ्रिक्शनल फोर्स बहुत जरूरी है। विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अब हम लोग चलते हैं काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आखिर क्यों होता है। फर्स्ट वन, फ्रिक्शन occurs due to surface irregularities of the two objects in contact। surface irregularities मतलब पहला कारण क्या है फ्रिक्शन का, कि सरफेस जो होता है वो इरेगुलर होता है, वो आपका स्मूथ नहीं होता है। जैसे सरफेस जो होता है, कोई भी अगर पृथ्वी है, भले हम लोग घरों में टाइल्स लगा देते हैं, लेकिन टाइल्स जो लगाए हैं ऊपर वाला जो सतह आप देखते हैं उस पर हम लोग स्लिप कर सकते हैं, लेकिन तब भी स्लिप हम उतना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी जो सरफेस है आपका रेगुलर नहीं है। वो भी अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, अगर उसको भी हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो भी हमको ऐसा ऐसा दिखाई देगा, इरेगुलर दिखाई देगा जब अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यही ये जो इरेगुलरिटीज है इसके कारण भी फ्रिक्शन होता है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। इसको हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। नेक्स्ट है adhesive force between surface in contact। adhesive forces between surface और in contact, ये हुआ सेकंड रीजन। दूसरा प्लोइंग इफेक्ट, तीसरा व्हाट इज थर्ड वन, प्लोइंग इफेक्ट। सो दीज आर द थ्री काउजेज, दीज आर द थ्री काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। हाउ मेनी काउजेज ऑफ फ्रिक्शन? दीज आर द थ्री काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि फ्रिक्शन का कितने काउजेज है। ये तीन काउजेज है जिसके कारण आपका फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सबसे पहले जो हम लोग देखे थे सरफेस इरेगुलरिटीज। व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन फॉर फ्रिक्शन? सरफेस इरेगुलरिटीज। तो क्या है कि ऑल सरफेसेस व्हेन जूम्ड इनटू माइक्रोस्कोपिक लेवल कंटेन्स हिल्स एंड वैलीज दैट इंटरलॉक when they move or rub on top of each other। देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने बताया था कि इरेगुलरिटी का मतलब क्या हुआ। मैंने बताया कि टाइल्स क्यों ना लगा लें हम लोग घरों पे, मार्बल क्यों ना लगा दें, ऊपर से हमें स्मूथ दिखेगा, लेकिन अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब भी वो हमारा जो सरफेस है इस टाइप का दिखेगा। आप कोई ऑब्जेक्ट हम इसके ऊपर रख दिए, आप हम ये समझने की कोशिश करिए कि फ्रिक्शन क्यों काज होता है। हम कोई सरफेस में इसमें कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, तो ये ऑब्जेक्ट हम रख दिए, तो ये जो सरफेस इरेगुलरिटीज है इसके कारण क्या होगा कि ये जो बॉडी है ये आपका इजीली आगे की तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस इरेगुलरिटी के कारण यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्रिक्शनल फोर्स करते हैं। ये कॉमन सी बात है, किसी भी चीज़ों को रफ हम लोग उसको धकेलने की कोशिश करो तो क्या वो आगे बढ़ेगा? इजीली नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है। लेकिन तब भी जो सरफेस थोड़ा भी स्मूथ होगा वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, और जो सरफेस ज़्यादा रफ होगा, जैसे हम लोग चले जाते हैं किसी मिट्टी में, मिट्टी वाले सरफेस में, या तो जो उबड़ खाबड़ सरफेस हो वहाँ पे चीज़ों को देखना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है उसको आप देखना घसका करके वो इजीली नहीं घसकेगा, क्योंकि सरफेस इरेगुलरिटीज होने के कारण आपका जो सरफेस है वो इंटरलॉक हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल बता रहा था, ये वाला दिखा रहा था, तो ये क्या हो जाता है, जैसे ये जो है आपका ये जो सरफेस है आपका, तो जैसे ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखें तो इस जगह पे क्या हो गया, ये इंटरलॉक हो गया। क्या हो गया? ये इंटरलॉक हो गया, जिसके कारण आपका ऑब्जेक्ट इजिली आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हुआ फर्स्ट रीजन कि सरफेस इरेगुलरिटीज के कारण आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। नेक्स्ट, दिस अनइवननेस ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज द सरफेस इरेगुलरिटीज और रफनेस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो अनइवन है, ये जो आपका अनइवन है इस टाइप का है, इसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस, या तो रफनेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रफनेस। मतलब जितना ज्यादा रफनेस होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल से समझाया। तो रफ सरफेसेस हैव लार्जर इरेगुलरिटीज while
अ स्मूदर सरफेस हैज लेसर इरेगुलरिटीज। मतलब जो रफ सरफेस होगा उसका इरेगुलरिटी ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस का इरेगुलरिटीज कम होगा लेकिन कम होगा। तो जिसमें इरेगुलरिटी ज्यादा होगा मतलब रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया फर्स्ट काउजेज। सेकेंड वन, नेक्स्ट काउजेज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट काउजेज एडहेसिव फोर्स। हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 3 काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट वन सरफेस इरेगुलरिटीज, सेकेंड वन एडहेसिव फोर्स और थर्ड वन फॉलोइंग इफेक्ट। तो हम लोग देखते हैं एडहेसिव फोर्स किसको कहते हैं। एडहेसिव फोर्स, व्हेन two surfaces are in contact they start to form bonds and begin to stick to each other. This phenomena is called as adhesion. समझने की कोशिश करो। आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा अपने घरों में अगल बगल में कि अगर बहुत सारे कंकड़ को एक साथ एक जगह पे रख दो, आप देखना उसको छोड़ दो 3-4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो ये धीरे धीरे वो एक दूसरे से ज्वाइंट करके एक पत्थर का रूप ले लेता है, एक पत्थर के जैसा आता है। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे कंकड़ रखे थे उसका पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब एक दूसरे के साथ चिपक गया। और चिपकने का ये जो चिपक गया, जो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बना कॉन्टेक्ट में आने के कारण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडहेशन कहते हैं। कौन सा फेनोमिना कहा जाता है, एडहेशन फेनोमिना कहा जाता है। और जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्ट हुआ, जो फोर्स लगा उन लोगों के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो होता क्या है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि एक सरफेस है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, तो इस ऑब्जेक्ट का पार्टिकल और इस सरफेस का पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जर्ट होगा, एक फोर्स एग्जिस्ट होगा। उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और इसी को एडहेसिव फोर्स कहते हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं गाइस, एडहेसिव फोर्स। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि एडहेसिव फोर्स हम लोग किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so when we try to move objects that are on top of the another, we are basically breaking the bonds or overcoming the adhesive force। कहने का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई चीजें इसके ऊपर हम रखे हैं, तो अगर हम इसको मूव कराने के काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पार्टिकल और इस सरफेस के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, उसको हम लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स जो एग्जर्ट कर रहा है दोनों के सरफेस के बीच में, दोनों पार्टिकल्स जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। और ये एडहेसिव फोर्स के कारण ही ये ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता है। तो ये भी हुआ आपका सेकंड रीजन ऑफ, सेकंड काउजेज ऑफ फ्रिक्शन। ओके गाइस, देखते ना हम लोग जो ऑब्जेक्ट जहां रखते हैं वो वहीं रहता है, भले उसको हम लोग 10 साल के लिए छोड़ दें। टेबल देखते हैं क्लासेस में रहती है तो वहीं पे रहता है, बेंच वहीं पे रहती है। क्यों? क्योंकि उस टेबल का जो निचली हिस्सा है जो जमीन के टच में है और जमीन के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, टेबल को कहीं इधर उधर आगे मूव नहीं करने दे रहा है, मोशन में नहीं आने दे रहा है। तो हम लोग जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का सिर्फ काम क्या है, उसका काम है अपोजिंग द मोशन, अपोज द मोशन। वो सिर्फ क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप चीजें आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका नोट्स बनाते जाएंगे। दूसरी चीज, जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपको पास डायरेक्टली पहुंचता जाए। और जो बच्चे हमारे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं फोर्स एंड प्रेशर का, तो वो वीडियो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख लेंगे, सो दैट यू विल मेक योर नोट्स एंड यू विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट वन, लास्ट काउजेज, फ्लोइंग इफेक्ट। फ्लोइंग इफेक्ट, फ्लोइंग इफेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। फर्स्ट आपने देखा पहला काउजेज क्या था, सरफेस इरेगुलरिटीज। दूसरा कारण क्या था, एडहेसिव फोर्स। एंड थर्ड वन, दिस इज द थर्ड रीजन, दिस इज द थर्ड रीजन, फ्लोइंग इफेक्ट। क्या होता है फ्लोइंग इफेक्ट, व्हेन सरफेसेस आर सॉफ्ट कैन चेंज देयर शेप इजिली। आपको पता है अगर सरफेस जो है सॉफ्ट है तो वो इजिली रिंकल हो सकता है, वो जकड़ सकता है, एक दूसरे जमा हो सकता है। जैसे कहने का मतलब दे गेट
डिफॉर्म व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे एक सिंपल बात है, हम लोग कोई चटाई नीचे बिछाते हैं, क्या करते हैं हम लोग कोई चटाई नीचे बिछाते हैं, अगर चटाई के ऊपर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई भारी वजन वाला चीज रख देते हैं, या फिर कुछ उस तरह का मैट जो होता है, मैट हम लोग बिछाते हैं, उसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट भारी ऑब्जेक्ट रख देता है, उसको अब हम धकेलने की कोशिश करेंगे, तो आप बताइए क्या होगा, नीचे वाला जो मैट है वो जकड़ जाएगा कि नहीं जकड़ जाएगा, वो जमा हो जाएगा एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस है वो सॉफ्ट सरफेस है, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा अब जमा हो जाएगा चटाई, अगर चटाई जमा हो जाएगा, वो मैट जमा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे की तरफ इजीली मूव नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं एक हमने रजाई बिछा दिया, रजाई के ऊपर हम लोग कुछ एक वजनदार ऑब्जेक्ट रख दिया, अब उसको हम धकेलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, रजाई जो होगा एक जगह पे जमा हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो ये जो चीज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लोइंग इफेक्ट। दिस इज नॉन एज, व्हाट इज इट्स नॉन, प्लोइंग इफेक्ट। एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख सकते दिया कि कारपेट, व्हेन अ हेवी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन देम इट लुक्स लाइक ए वैली दैट इट इज काउज्ड बाय डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप। तो वही मैंने बताया कि यहाँ पे कारपेट रख दें, चटाई रख दें, गद्दा रख दें, मैट रख दें, कुछ भी रखते हैं, अगर सरफेस सॉफ्ट रख दें, सॉफ्ट सरफेस अगर रखते हैं, अगर सरफेस क्या है सॉफ्ट है और उसके ऊपर कोई हेवी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो निचला वाला सतह जो अपना शेप चेंज कर लेता है वो जमा हो जाएगा और हमारा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, वो मोशन को अपोज करने लगेगा। सो दैट इज नॉन एज प्लोइंग इफेक्ट। तो क्या हो रहा है, वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। सो दिस इफेक्ट ऑफ द सरफेस सिंकिंग इनटू ईच अदर इज नॉन एज प्लोइंग इफेक्ट। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ये एक तरह का कारपेट है, यहाँ पे एक हेवी ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसको जैसे ही इधर से फोर्स लगा मूव करने की कोशिश की, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जमा हो गया है और ये आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज नॉन एज प्लोइंग इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो these are the three causes of फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में आज हम लोगों ने देखा, इंपॉर्टेंट जी देखा कि फ्रिक्शन कहते किसको हैं एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी हैव सीन टुडे। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, सो यू विल मेक योर नोट्स, आप नोट्स बनाते जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस चैप्टर का। और दूसरी चीज़ कि जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट वेन एवर आई विल मेक द वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और वीडियो को लाइक भी करें। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शंस, व्हाट आर हाउ फ्रिक्शन एक्ट एज एविल फॉर अस। फ्रिक्शन जो है हमारे लिए एक एविल की तरह से काम करता है, और दूसरा चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विल सी नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।